देखिए बच्चों, हमारा जो 9 चैप्टर है उसके कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो में सॉल्व करे हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे और आसानी से आप लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी से डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं। चलिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक तांबे का टुकड़ा दिया हुआ है, आपको तांबा दिया हुआ है और उस तांबे का अनुप्रस्थ परिच्छेद भी आपको गिवन है और आपको बल भी गिवन है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद इतना है और वो कह रहा है कि 44,500 न्यूटन बल के तनाव से इसको खींचा जाता है, जिससे केवल प्रत्यास्थ विरूपण उत्पन्न होता है। उत्पन्न विकृति की गणना करो। आपको विकृति कैलकुलेट करनी है। आपको पदार्थ का नाम दे रखा है तांबा, उसका ए दे रखा है, आपको बल दे रखा है। चलिए करते हैं। देखो विरूपण विकृति के संगत, अब देखो तांबा जो होता है, तांबे के लिए अपरूपण जो गुणांक होता है वो इतना होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ जो 3-4 वैल्यूज़ है, जैसे तांबा है, लोहा है, स्टील है, इस्पात है, इनके लिए आपको यंग गुणांक, अपरूपण गुणांक, जो भी आयतन गुणांक वगैरह जो भी है आप लोग यहाँ पर उनको याद करिए। तो इसके लिए जो अपरूपण गुणांक होता है वो इतना होता है। आप लोग देखना बुक में वैल्यू दी हुई है, तो ये होता है 4.20 इंटू 10⁻10 पास्कल होता है। अब देखो तांबे के टुकड़े का आपको अनुप्रस्थ परिच्छेद ए दे रखा है, लेकिन उसने ए दिया है एमएम में। सबसे पहले हमारा काम है हम इसको एमकेएस में लेके आए। एमएम का मतलब क्या होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार और एम है इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा मीटर में। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया मीटर में आ चुका है 2.9 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ गया। चलिए विरूपक बल भी आपको दे रखा है 44500 न्यूटन, ये तो ऑलरेडी हमारा एमकेएस में है। चलिए अब इसको ऐसे भी लिख दिया 4.45 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। 2 जीरो और थी, यहाँ पॉइंट लगाए तो 2 जीरो यहाँ से और आ गई तो 4 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको पता है कि प्रतिबल और जो विकृति होती है, प्रतिबल और जो विकृति होती है वो हमारे गुणांक के बराबर होती है। अब यहाँ पर हमें अपरूपण गुणांक पता है क्योंकि उसने अपरूपण बल दिया है, इसलिए हमने अपरूपण गुणांक लिया। तो अपरूपण गुणांक मान लो हमने इसको नीटा माना, जो भी हम इसको मान रहे थे, तो मान लो कुछ भी है, तो गुणांक जो होता है वो प्रतिबल बटे विकृति होता है। गुणांक हमें पता है, हमें क्या निकालना है, हमें विकृति निकालनी है। विकृति तो पूछा उसने, देखो विकृति पूछी है और प्रतिबल हम निकाल सकते हैं। कैसे? प्रतिबल होता है F/A, F भी हमको पता है, A भी हमको पता है। तो बताओ ये सारी वैल्यूज हमें पता है तो हम विरूपण विकृति नहीं निकाल सकते? बस निकाल लीजिए। विकृति आ गई F/A बटे नीटा, इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ये इतनी होती है तांबे के लिए। ये सारी वैल्यूज आप लोग जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.65 इंटू 10⁻³ और विकृति का कोई मात्रक और कोई विमा नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी आप क्वांटिटी यूज़ करो उसका कोई मात्रक है तो आपको डेफिनेटली लगाना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले सारी वैल्यूज़ को एक ही पद्धति में कन्वर्ट करना, ये 2 चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जब आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे हो जाएगा। आप लोगों को देखने में ज़रूर लगता है बहुत टिपिकल कैलकुलेशन है, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना बहुत आसानी से हो जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इस्पात का केबल भार उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक केबल, इस्पात का एक केबल है जो इतनी त्रिज्या का है, उसको हम लोग भार उठाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यदि इस्पात के लिए अधिकतम प्रतिबल, यानी कि इस्पात पर जो प्रतिबल होता है वो इतना आपको दे रखा है 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो उस अधिकतम भार की गणना कीजिए जिससे केबल उठा सके। मतलब ये जो मेरी केबल है जो इस्पात की बनी हुई है वो कितना अधिकतम भार उठा सकती है, आपको वो कैलकुलेट करना है। आपको प्रतिबल दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या दी हुई है। चलिए करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, केबल के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। भाई आपको जब भी प्रतिबल निकालना है तो प्रतिबल मतलब हमें एरिया चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हमें F/A करना होता है ना। तो एरिया क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, r की वैल्यू उसने सेंटीमीटर में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है ना, तो आप इसको मीटर में चेंज करो और फिर इसका स्क्वायर करके निकालोगे तो ये आएगी 7.065 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसने आपको प्रतिबल भी दे रखा है अधिकतम, वो इतना है, ये तो ऑलरेडी उसने एमकेएस में दे रखा है, तो हम इसको कन्वर्ट
नहीं करेंगे। अब देखो वो आपको पूछ रहा है कि अधिकतम भार निकालो, यानी कि आपको कुल मिला के बल निकालना है एक तरह से। अब देखो यहाँ हमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, यहाँ हमें यूज़ करना है हमारा खुद का दिमाग, मतलब हमें कुल मिला के बल निकालना आना चाहिए। अब देखो मुझे उसने प्रतिबल दे रखा है और मुझे उसने एरिया दे रखा है, इन दोनों से मैं कैसे मेरा बल निकालूं? बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि अगर आप न्यूटन लिखाओ कहीं से भी तो आपका वो बल हो जाएगा। भाई जो भी अगर किसी चीज़ के आगे न्यूटन लिखा है तो डेफिनेट सी बात है कि बल है, तो वही अधिकतम भार भी हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखो इनकी यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई करो। बहुत बार होता है कि हमें यूनिट के थ्रू चीज़ें निकालनी होती है, कभी कभी हमारे फॉर्मूले काम में नहीं आते हैं, हमारा खुद का कॉमन सेंस काम में आता है। ये तो है प्रतिबल, और प्रतिबल को अगर मैं एरिया का मात्रा क्या है मीटर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ ये मुझे देगा बल, देगा नहीं देगा? प्रतिबल को अगर मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे बल मिला, और मुझे यही तो पूछ रहा है अधिकतम भार, यानी कि कुल मिला के मुझे बल कैलकुलेट करना है। तो बस यहाँ पर हमें वही वाला दिमाग यूज़ कर रहे हैं कि हमने इस प्रतिबल को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मात्रक मिला न्यूटन जो मेरा बल का मात्रक है। तो यहाँ पे मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये इतना अधिकतम बल इसके ऊपर है, यानी कि इतना भार ये उठा सकता है। तो ये आ गया 7.07 × 10⁴ न्यूटन। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बिना फॉर्मूले के सिर्फ हम यूनिट के थ्रू हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इससे पहले भी हम लोगों ने 1-2 बार ऐसी ट्रिक अपनाई थी ना। चलिए नेक्स्ट है कि 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर किया जाए। 1 लीटर आपको जल दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि इसके ऊपर दाब में कितना अंतर किया जाए कि वह 0.10% से संपीड़ित हो जाए। आपको ये निकालना है, यानी कि आपको यहाँ पे आयतन वगैरह वाला है। तो देखो आयतन में प्रतिशत संकुचन आपको दे रखा है, संपीड़ित हो रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि नेगेटिव आएगा ही आएगा, ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी। -0.10 दे रखा है, प्रतिशत संकुचन दे रखा है -0.10%, अर्थात आपको क्या दे रखा है ΔV/V दे रखा है। अब देखो 0.10/100 ΔV/V। अब आपको प्रतिशत संकुचन दिया हुआ है तो आप यहाँ से ΔV/V निकाल लो 0.10/100। तो ये कितना आ गया, 0.10 को जब 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस का 10⁻³ करोगे ना तो 1 2 3 ऊपर चला गया, माइनस ऑलरेडी था तो ये आ गया इतना। आपको आपने ΔV/V निकाल लिया, क्योंकि ये प्रतिशत में दे रखा था इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड करके ΔV/V निकाल लिया। चलिए प्रतिशत लगा लेना। अब आपको अच्छे से पता है कि आयतन जो गुणांक होता है B वो होता है -P/ΔV/V होता है, हमने पढ़ा है। P होता है दाब, तो आपको वो दाब ही तो पूछ रहा है, तो दाब P बराबर कितना आ गया -ΔV/B × B। ये माइनस तो हमारे फॉर्मूले में था ही, यहाँ संकुचन था इसलिए हमने इसकी वैल्यू नेगेटिव रखी थी। और B आपको दिया हुआ है, B देखो अब आपको जल दिया हुआ है तो जो आपका जो जल होता है उसके लिए आपका जो B होता है वो इतना होता है, आपको पता होना चाहिए। हमारा जो जल होता है उसके लिए मैंने बताया ना आपको, जैसे आयतन गुणांक लेते हैं तो हमारे हम गैस या द्रव वाली वस्तुएं लेते हैं ना, तो इसके लिए आपको जल का इतना ये पता होना चाहिए। तो ये आ गया 2.2 × 10⁹ पास्कल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दाब में परिवर्तन कितना आ गया, इतना, और ये पॉजिटिव आया, इट मीन्स बढ़ा। और डेफिनेट सी बात है जब दाब बढ़ता है तो आयतन घटता है, हमने पढ़ा था। यहाँ आयतन घट रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि दाब में वृद्धि होगी, तो अर्थात दाब जो है वो इतना पास्कल बढ़ाया जाना चाहिए। ओके बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है 9 चैप्टर वो अब कंप्लीट होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके जो भी न्यूमेरिकल और रह गए हैं या जो भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं आप लोग उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, आसानी से आपसे हो जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।